इनमें से क्या जानवर की हड्डी का उप उत्पाद है? मीन्स हड्डी का उप उत्पाद पूछा है, बोन का, बोन का बाई प्रोडक्ट पूछा है, हड्डी का उप उत्पाद। तो देखिए उप उत्पाद का मतलब यह है कि जो एनिमल्स को स्लॉटर कर लिया जाता है स्लॉटर हाउस में, और उनकी बोन से क्या क्या प्राप्त होता है जो यूजेबल होता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें जिलेटिन, बिल्कुल जिलेटिन है, बिल्कुल सही है जिलेटिन। और ग्लू, बोन मील और ऑल। तो आंसर जाएगा ऑल, सभी हैं भाई इसमें, जिलेटिन भी है, ग्लू भी है, और बोन मील भी है, और चौथा ऑप्शन है ऑल। तो देखिए उप उत्पाद तो ऑल है। हाँ, आपके सामने क्वेश्चन है, प्रश्न था विच ऑफ दीज आर बोर्न बाय प्रोडक्ट्स ऑफ एन एनिमल। देखिए यहां पर यदि ये प्रश्न थोड़ा घुमा करके पूछते, जैसे एक बच्चे ने अभी बोन मील आंसर डाला, तो इसमें ये थोड़ी पूछ रहा है वो प्रश्न कि पशु को खिलाने के लिए कौन सा उप उत्पाद है। ठीक है, हम बोन मील को एनिमल को खिलाते हैं, तो एनिमल को खिलाने की थोड़ी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हड्डी का उप उत्पाद कौन सा है, बोन का बाई प्रोडक्ट कौन सा है। तो बोन के बाई प्रोडक्ट सभी है, बोन से जिलेटिन भी निकलता है, आपको पता है ये फार्मा इंडस्ट्रीज में जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है उसकी कवरिंग बनाने में काम आता है जिलेटिन। सींग से भी प्राप्त होता है, हड्डी से भी प्राप्त होता है। और जितनी गोंद होती है, आप लोग जो पेपर को चिपकाते हो गोंद ग्लू, वो सब हड्डियों से निकलती है। कई बार उसमें आप मुंह से भी टच कर लेते हो, तो ध्यान रखना जो वेज हैं उनके लिए एक खास बात है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बाह्य परजीवियों को हाँ के लिए पशुओं में प्रयोग में लिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एक्टोपेरिसाइटिसाइडल इन एनिमल्स। देखिए पशुओं में बाह्य परजीवी नाशक के रूप में क्या प्रयोग में लिया जाता है? तो यहां हम शॉर्ट में लिख देते हैं एक्टोपेरासाइटिसाइड। कौन सा एक्टोपेरासाइटिसाइड? और ऑप्शन में जो दिए हुए हैं ये है एंड्रोसिन, एंड्रोसिन। सेकंड है साइपरमेथ्रिन, और थर्ड है पैरासीटामोल, और चौथा है नॉर्मल सेलाइन। तो देखिए आपको इसमें दिख गया होगा आंसर, मोरसिंह कीरर ने जवाब भी दे दिया साइपरमेथ्रिन। सिंपल सी बात है, ये पायरीथ्रोइड श्रेणी का ये एक्टोपैरासाइटिसाइडल है। एक्टोपैरासाइट्स को मारने के लिए, बाह्य परजीवियों को मारने के लिए आप एंड्रोफ्लॉक्सासिन भी नहीं है, एंड्रोसिन का मतलब एंड्रोफ्लॉक्सासिन एक ब्रांड नेम है। पैरासीटामोल आपको पता है एंटीपायरेटिक है, ये भी नहीं हो सकता। नॉर्मल सेलाइन भी कोई जू चींचड़ी टिक्स माइट्स को मारने में काम में नहीं लेते। साइपरमेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, परमेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन, ये सारे पायरीथ्रोइड्स है, डेल्टामेथ्रिन से लेकर के ये सारे जो है एक्टोपैरासाइटिसाइडल है, मींस टिक्स माइट्स लाइस इनको मारने के काम में आते हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वेटनरी की बिल्कुल बेसिक नॉलेज पूछी है। कुछ एक क्वेश्चन है जो सब जगह दिए जाते हैं, आपको पता है। थर्ड क्वेश्चन है बुपारवा क्योन। देखिए ये मैंने अभी कल परसों में ही बताया था, बुपारवा क्योन। हाँ, बुपारवा क्योन जो बिल्कुल, इसमें बुपारो क्योन जो दवा है वो किसमें, मैंने डोज तक बताई थी, आपको पता है। इसमें ऑप्शन है बुपारो क्योन दवाई किस में काम में ली जाती है, तो ये है ट्रिपेनोसोमाइसिस, पहला ऑप्शन है। दूसरा है हेलेरियोसिस, तीसरा है बेबेशियोसिस, और चौथा है ऑल। बताएं। बिल्कुल विकास डांगी, सभी बच्चा आराम से पेपर को देखे। उपारवा क्यों दवाई जो है ये किस के ट्रीटमेंट में काम में आती है? ट्रिप्नोसोमाइसिस, थैलेरियोसिस, बेबेसिस, ऑल। तो इसमें आंसर आएगा, आपको पता है थैलेरियोसिस, थैलेरियोसिस। आपको पता है थैलेरिया पारवा से एक बीमारी होती है, हाँ, जिसको ईस्ट कोस्ट फीवर भी कहते हैं। बिल्कुल 2.5 mg इसकी डोज रेट होती है। चले आगे, देखिए ये बेबेसियोसिस, बेबेसियोसिस में आपको पता है डाइमिनोजिन एसिचुरेट लेते हैं, और ट्रिप्नोसोमाइसिस में दोनों लेते हैं।
सर्राल मीन्स ट्राइक्विन या क्विनापायरामाइन भी लेते हैं और आइसोमेटामिडियन भी लेते हैं, दोनों लेते हैं, एक तो प्रोफाइलेक्टिक के रूप में और एक क्यूरेटिव के रूप में, दोनों ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट प्रश्न हम करते हैं, सुअर के घर को क्या कहते हैं? इतना सिंपल है, कल परसों ही बताया था मैंने, सुअर के घर को शायद कल ही बताया है ये, आपको याद होगा, कुछ बच्चे जो रेगुलर लेते हैं क्लास उनको पता है। हाँ, सुअर के घर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में स्टाई, कैनल, पेन और बार्न। आपको पता है क्या कहते हैं इसको? स्टाई कहते हैं। सभी बच्चे बड़े खुश हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्रॉस ब्रीड गाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस ब्रीड कैटल में। तेज बुखार आ रहा है, तेज बुखार यानी हाई फीवर है, और पिछले पैरों में लंगड़ापन, लंगड़ापन ही लिख लेते हैं। लंगड़ापन आप जानते हो, लेमनेस, अच्छे से चल फिर नहीं पाना, भूख नहीं लगना, एनोरेक्सिया भी हो गया, भूख नहीं लगना, और एक और है क्रिपिटेटिंग साउंड, क्रिपिटेटिंग साउंड। तो ये शायद मेरा कल परसों का ही प्रश्न है ये, क्रिपिटेटिंग साउंड, और दोनों बताया था मैंने, एफएमडी की और बीक्यू की, दोनों की साउंड बताई थी, स्मैकिंग साउंड और क्रिपिटेटिंग साउंड। तो आ गया क्वेश्चन ये भी। तो इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, बीक्यू, एचएस और एफएमडी, और चौथा है एंथ्रेक्स। अब देखिए, आपको सब पता है क्रिपिटेटिंग साउंड किसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है? ब्लैक क्वार्टर, जिसको लंगड़ा बुखार भी कहते हैं, फर्रिया भी कहते हैं, फड़सूजन भी कहते हैं, क्वार्टरइल भी कहते हैं, हाँ, और जहरबाद भी कहते हैं, हिंदी के शब्द हैं ये। अगला प्रश्न है डिग्रेडेड मवेशियों की, हाँ क्वेश्चन है नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखिए भाई, डिग्रेडेड मवेशियों, डिग्रेडेड मवेशियों मीन्स कैटल, डिग्रेडेड मवेशियों की समस्या को हल करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? डिग्रेडेड मतलब बिना काम के, या फिर ऐसे एनिमल जिनको ब्रीडिंग में काम में नहीं लिया जा सकता, या और किसी भी समस्या से वो ग्रसित होते हैं, ऐसे पशु। तो इसमें देखिए, एक तो ऑप्शन में है गौशाला, हाँ, दूसरा ऑप्शन है गौसदन, और तीसरा ऑप्शन है पिंजरापोल, और चौथा जो ऑप्शन है नन, कोई नहीं। तो डिग्रेडेड एनिमल्स के लिए कौन सा है? बिल्कुल सही है बच्चे, गौसदन। देखिए, गौसदन में घायल, बूढ़े और विकलांग, विकलांग जानवरों को रखा जाता है, मवेशियों को, कैटल्स को रखा जाता है। और गौसदन जो होता है मेनली सेवा के मकसद से होता है, सेवा के पर्पज से, जबकि गौशाला को प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। गौशाला, गौशाला को में गायों को अ, अच्छी ब्रीडिंग करवा करके और अब कुछ बच्चे खुद की तरफ से, हाँ ठीक है, सभी को, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इस प्रश्न में, बिल्कुल गौसदन। अगला है, गायों में ओव्यूलेशन कब होता है? कौन सी फेज में होता है? एस्ट्रस साइकिल की कौन सी फेज में ओव्यूलेशन होता है कैटल में? काऊ में ओव्यूलेशन, तो देखिए, प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस और डाएस्ट्रस। बताएं भाई, चारों में से बताएं बच्चों। प्रश्न हमने आपसे पूछा है, सभी का सही जाना चाहिए ये तो, ये प्रश्न भी हमने किया था ऑनलाइन में, लाइव में, और ये है मेटाएस्ट्रस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला है बेट्सविले वाइट, ये बेट्सविले वाइट ये किसकी ब्रीड है?
देखिए हमने बताया था आपको खाकी कैंपबेल, इंडियन रनर, ये सब तो बतख की बताई थी। और ये सारी बैट्सविले, ये वाली जो टर्की की ब्रीड है, ये भी हमने आपको नोट्स में डाला हुआ है। ये ऑनलाइन हमने लाइव में नहीं बताया, लेकिन ये हमने आपको नोट्स में डाला हुआ है। ऑप्शन में है बतख, टर्की, मुर्गी और बटेर। बिल्कुल सही है, टर्की की ये ब्रीड है, बैट्सविले वाइट। ठीक है भाई, अगला प्रश्न हम करते हैं 5 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें से देख लेते हैं, व्हाट्सएप में है। हाँ भाई, 6th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल में पशुओं को इनमें से क्या नस में लगाने वाले तरल है? जो अस्पताल में भर्ती होते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट होते हैं, अस्पताल अस्पताल में भर्ती पशुओं में, अस्पताल में भर्ती पशुओं में आईवी फ्लूइड के रूप में आप क्या लगाओगे? देखिए किसी बच्चे ने मेरे पास प्रिंट ज़्यादा अच्छा नहीं भेजा, तो ऑप्शन में है एनएस, बिल्कुल आईवी के रूप में एनएस लगा सकते हैं, और डीएनएस भी ऑप्शन में है, और रिंगर्स लैक्टेट आरएल भी है, और आल भी है। अब आप बताओ ये कोई प्रश्न दमदार है क्या? कौन सा लगाओगे? तो आपको दिख रहा है क्या लगाओगे? सभी लगाते हैं, हॉस्पिटल में जो भर्ती होता है लगा सकते हैं बिल्कुल सभी को। तो ऑल आएगा इसमें। अगला है, पशुओं के आहार में मिलाया जाने वाला अनाज का उप उत्पाद क्या कहलाता है? बाई प्रोडक्ट ऑफ सीरियल इंडस्ट्री, बाई प्रोडक्ट ऑफ सीरियल इंडस्ट्री मीन्स पशुओं के आहार में मिलाया जाने वाला अनाज का उप उत्पाद कौन सा है? बाई प्रोडक्ट ऑफ सीरियल इंडस्ट्री, इसमें ऑप्शन में है देखिए ब्रान, सेकंड ऑप्शन है चुन्नी, थर्ड ऑप्शन है मोलासेस, और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आपको पता है ये जो ब्रान है, ब्रान अनाजों से बनता है, ब्रान अनाजों का बाई प्रोडक्ट होता है, चुन्नी नहीं होती, ये तो दलहन या दालों से प्राप्त होता है। मोलासेस आपको पता है गन्ना उद्योग का उप उत्पाद है, शुगर केन इंडस्ट्री का। और तो उत्तर आ गया क्या? ब्रान वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल जांच के लिए रुग्ण सामग्री को एकत्रित किया जाना चाहिए, मीन्स जो मॉर्बिड मटेरियल है, मृत सामग्री है, उसको बायोलॉजिकल जांच, सॉरी वायरोलॉजिकल जांच के लिए, कौन सी जांच? वायरोलॉजिकल, वायरोलॉजिकल जांच के लिए किसमें एकत्रित किया जाता है? तो इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए क्या क्या ऑप्शन है, काई काई में एकत्रित कर। 50% फास्फेट बफर सॉल्यूशन, फास्फेट बफर ग्लिसरॉल, 50% फास्फेट बफर ग्लिसरॉल। सेकंड ऑप्शन है पीबीएस, फास्फेट बफर सेलाइन, और थर्ड ऑप्शन है हैंक्स बैलेंस्ड साल्ट सॉल्यूशन, और चौथा ऑप्शन है आल। तो देखिए वैसे दो ऑप्शन, ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर दे रहा हूं इसका, ये जो दोनों ऑप्शन है इन दोनों के अंदर तो पता है हैंक्स सॉल्यूशन का, हाँ ये कंफर्म नहीं है, बाकी इसमें आंसर जहां तक है ये ऑल जाएगा जहां तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है वायरोलॉजी से है, इसको छोड़ना था, ये समझ लो। जो टफ क्वेश्चन जो नहीं आया, जरूरी नहीं है आपके 100% जो है क्वेश्चन आपको आए, कभी कभी ये प्रश्न ऐसे तो दिए जाते हैं।
और दिए इसलिए जाते हैं, फिर छटनी कैसे होगी आप लोगों की। अगला प्रश्न है, त्वचा की निरंतरता का टूटना क्या कहलाता है। आपको पता है त्वचा की निरंतरता का टूटना क्या कहलाता है। सिंपल सी बात है, वुंड कहलाता है। अरे, कोमल ऊतकों की निरंतरता का टूटना घाव कहलाता है, और कठोर ऊतकों की निरंतरता का टूटना क्या कहलाता है। वो फ्रैक्चर कहलाता है, आपको पता है। तो त्वचा की निरंतरता का टूटना, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ए ऑप्शन में है। जलना, देखिए ऑप्शन भी देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेकंड है नासूर, थर्ड है घाव, और चौथा है स्कैल्ड स्कार्ड। तो जलना का मतलब बर्न, ये नहीं हो सकता। बर्न, फिस्टूला, फिस्टूला भी नहीं है। नासूर का मतलब होता है फिस्टूला। थर्ड है वुंड, तो ये वुंड ही है, निरंतरता का टूटना। और चौथा है स्काल्ड, स्काल्ड का मतलब होता है जलना। पानी या नमी वाली चीजों से, नमी वाले विलियोने से यदि कोई जल जाता है या भाप से जल जाता है तो उसको बोलते हैं स्काल्ड। ये नई चीज है, ध्यान रखना आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे सेने हेतु, देखिए बिफोर हैचिंग ऑफ एग्स, बिफोर हैचिंग ऑफ एग्स, समझ गए। मतलब अंडों की हैचिंग से पहले फ्यूमिगेशन किससे किया जाता है। जो हैचरी होती है जिसमें अंडों को रखा जाता है, उसका फ्यूमिगेशन किस किस केमिकल से किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। पहला ऑप्शन है KMNO4, जो आप जानती हो, पोटेशियम परमैंगनेट। बी ऑप्शन है फार्मेलिन, ये आप जानती हो, फार्मेलिन, जो फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन होता है। और सी ऑप्शन है KMNO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट और फार्मेलिन दोनों। और डी ऑप्शन है नन। अब बताएं आप, हैचिंग से पहले, हैचरी में रखने से पहले अंडों को किससे। बिल्कुल, रागिनी जैन का बिल्कुल सही आंसर है, दोनों से करते हैं, KMNO4। और ध्यान रखना, अब आगे कोई क्वेश्चन आ जाए इस तरह से, तो इसका जो अनुपात लिया जाता है, रेशो लिया जाता है, 2:1 लिया जाता है। मीन्स, हाँ, जो KMNO4 है या पोटेशियम परमैंगनेट है, ये डबल लिया जाता है और उसका आधा लिया जाता है फार्मेलिन। तो ये क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं है, पढ़ा है उसको पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी योजनाओं की जननी किसे कहा जाता है। या आप वैसे भी बता सकते हो, विच स्कीम इज नोन एज मदर ऑफ ऑल स्कीम्स। मदर ऑफ ऑल स्कीम्स, बताएं भाई, मदर ऑफ ऑल स्कीम्स किसको कहते हैं। सभी, बिल्कुल, KVS, की विलेज स्कीम, की विलेज स्कीम, KVS जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, KVS को मदर ऑफ ऑल स्कीम्स बोलते हैं। बाकी तो जो अदर ऑप्शंस मैं वैसे ही बता देता हूँ। ICDP, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, वो हो ही नहीं सकता। ऑपरेशन फ्लड को भी नहीं कहते मदर ऑफ ऑल स्कीम्स। तो किसको कहते हैं, ये कहते हैं KVS को। अगला क्वेश्चन है, ग्रोवर हाउस में किस उम्र की मुर्गियों को रखा जाता है। किसमें, ग्रोवर हाउस में। अब देखिए यहाँ पर ग्रोवर हाउस का इनडायरेक्टली मतलब आप समझिए कि ये ग्रोवर मुर्गी की उम्र पूछ रहा है। ग्रोवर हाउस में कौन सी मुर्गियों को रखा जाएगा, जो ग्रोवर की एज की होंगी। तो इसमें जो एज दी हुई है वो 0 से 8 वीक, और सेकंड है ऑप्शन 9 से 18 वीक, और थर्ड ऑप्शन है 19 से 72 वीक, और चौथा ऑप्शन है नन। तो बताएं इसमें ग्रोवर में किसको रखा जाएगा। ग्रोवर में किसको रखा जाएगा। तो आपके जो आंसर है वो ठीक नहीं आ रहे हैं। ग्रोवर में, हाँ, ये रागिनी जैन का आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, 9 से लेके 18 वीक, बिल्कुल। बच्चों, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा पेपर करके आए, सभी को शुभकामनाएं। अगला प्रश्न है, ये देखिए,
ये हमने अभी करवाया है कल परसों छत्तीसगढ़ में 20वीं पशु गणना छत्तीसगढ़ में। पशु गणना का आपको वीडियो भी डाला हुआ है 2019 में। बताइए कितने पशु हैं? तो 2 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ नहीं है। देखो ऑप्शंस कितने शानदार हैं, 3.23 करोड़ और 1.59 करोड़। तो आपको पता है कोई भी चीज फिक्स तो नहीं हो सकती, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट कर देते आप। 2 करोड़ फिक्स नहीं हो सकते, 1 करोड़ फिक्स नहीं हो सकते। इनमें से कोई है तो इनमें से कोई है तो आपको याद ही था वैसे तो 1.59 करोड़। और नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस पर रिस्क भी लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है हीट का लक्षण बताइए। काऊ में हीट का लक्षण पूछा है, काऊ में, गायों में हीट का लक्षण। तो ए ऑप्शन है वेजाइनल म्यूकस डिस्चार्ज। वेजाइना से म्यूकस आपको पता है आती है। हाँ, सेकंड वाला है दूसरे जानवरों पर चढ़ना, MOUNT, माउंटिंग ऑन अदर एनिमल्स। और थर्ड है गर्भाशय में तनाव, गर्भाशय में तनाव। और चौथा है ऑल। अब देखिए बच्चों की तरह इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया है। अगर हम इसमें डीप में घुसे तो माउंटिंग ऑन अदर एनिमल्स होता है प्रोएस्ट्रस में। प्रोएस्ट्रस जो अवस्था होती है उसमें गाय माउंटिंग खुद करती है और एस्ट्रस में वो माउंटिंग को स्वीकार करती है। लेकिन इतना डीप में नहीं गया प्रश्न वाला, ये सामान्य जानकारी आपसे लेना चाहता है। म्यूकस डिस्चार्ज होता ही है वेजाइना से, यूट्रस में टॉन आता ही है। 2 ठीक है तो तीसरे पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। वो एस्ट्रस में माउंटिंग को स्वीकार करती है और प्रोएस्ट्रस में वो माउंटिंग करती है। तो इसमें ऑल आ जाएगा आंसर, जेठाराम जाखड़। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न 2 बार आ गया है। अभी आपको बता देते हैं, हम प्रश्न लिख रहे हैं गायों में थाइलेरियोसिस, थाइलेरिया ऐसे लिखा हुआ है, थाइलेरिया बीमारी की मुख्य दवा, बीमारी की मुख्य दवा। अब आपको अभी अभी जब उल्टा पूछा था, अब ये वैसे पूछ लिया, थाइलेरिया की दवा पूछी है। हाँ, एक क्वेश्चन 2 जगह फायदा दे गया, देख लीजिए ना। हाँ, तो इसमें है, अरे बेरेनिल कौन बोल रहा है? अरे कौन है, कौन बच्चा है बेरेनिल बोला? बताओ क्या होगा इनका? विकास डांगी? भैया भूपारवा क्यों नहीं है? तो पहला ऑप्शन ही है बुपारवा क्यों, सेकंड है OTC ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और सर्राल और बेरेनिल। तो इसमें क्या आएगा? खुद ने गलत कर दिया होगा, बुपारवा क्यों नहीं आएगा। अगला प्रश्न है गाय में बाईं तरफ से पेट फूलना कौन सी बीमारी का संकेत है? अब आपको पता है गाय में बाईं तरफ से पेट फूलेगा, से पेट फूलना। लेफ्ट साइड में आपको पता है जो लेफ्ट पैरालंबर फोसा होता है इस तरह से त्रिकोणाकार, तो रूमन भी आपको पता है लेफ्ट साइड में होता है। तो ऑप्शन भी देख लो आप, एक तो है एंट्राइटिस, एंट्राइटिस आंतों में सूजन के कारण, कोई खास जरूरी नहीं है पेट फूले। इससे बढ़िया तो ये है ब्लॉट। और डर्मेटाइटिस में कोई पेट फूलता ही नहीं है। और ऑल भी दे रखा है, लेकिन उत्तर आपको पता है क्या हो जाएगा? टिम्पनी। इतना शानदार क्वेश्चन है, कोई भी कर दे, ये बिना पढ़े कर दे। गाय में बाईं तरफ पेट क्यों फूला? ग्रामीण लोगों का प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के जो बीहड़ क्षेत्रों में बिल्कुल ग्रामीण जो बिल्कुल अनपढ़ है वो भी कर देंगे इसको। बिल्कुल, जो बिल्कुल। हाँ, अगला प्रश्न है कृमिनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जा सकता है? कृमिनाशक, आपको पता है कृमिनाशक क्या होता है? डीवर्मर के रूप में। तो डीवर्मर के रूप में पहला ऑप्शन है फेनबेंडाजोल, सेकंड है टेट्रासाइक्लिन और तीसरा है रिंगर्स लैक्टेट और चौथा है मोनो
सेफ। देखिए भाई, पेपर बनाने वाले ने बड़ा ख्याल रखा है बच्चों का। मोनोसेफ जो प्रैक्टिशनर है, वैसे सेफ्ट्रेक्सोन भी लिख सकता था, मोनोसेफ ये ब्रांड नेम दे दिया उन्होंने। और सेफ्ट्रेक्सोन का ब्रांड नेम है, मोनोसेफ फेमस है इसलिए दे दिया। रिंगर सिलेक्टेड, कोई कृमिनाशक थोड़ी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फेनमेंडाजोल आपको पता है, एल्बेंडाजोल, फेनमेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ट्राइक्लाबेंडाजोल, ऑक्सीफेंडाजोल, सब पता है आपको। सब बच्चे इंटेलिजेंट हैं, आज फील कर रहे होंगे बहुत इंटेलिजेंट हम तो। हाँ, लेकिन जब एमपी का पेपर लगेगा तब शायद आप में से ऐसी फीलिंग नहीं लाए कोई। हाँ, अगला प्रश्न है ब्याने की तिथि से। ब्याने की तिथि से, ये मेरा शायद कल का ही प्रश्न है, कल या परसों का। ब्याने की तिथि से 2 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले जो फीडिंग दी जाती है, एक्स्ट्रा फीडिंग दी जाती है, वो क्या कहलाती है? तो ये आप समझ गए होंगे, ऑप्शन में देखो, स्टीमिंग अप, स्टीमिंग अप, और दूसरा है चैलेंज फीडिंग, चैलेंज फीडिंग। तीसरा ऑप्शन है बोथ, और अगला है फ्लशिंग अप। तो देखिए वापस बता रहा हूँ, फ्लशिंग अप तो ओव्यूलेशन बढ़ाने के लिए दी जाती है, जो ब्रीडिंग सीजन से थोड़े दिन पहले दी जाती है, उसको बोलते हैं फ्लशिंग अप, ताकि ज्यादा मात्रा में अंडे आए, ज्यादा मात्रा में मेमने बने, ज्यादा मात्रा में निषेचन होए। चैलेंज फीडिंग पीक प्रोडक्शन देखने के लिए की जाती है। नई नई चीजें सुन लीजिए ध्यान से, चैलेंज फीडिंग पशु का अधिकतम उत्पादन देखने के लिए की जाती है। ये डॉक्टर सूरज सावर है, डॉक्टर क्यों लगा रखा है, आप इसमें फ्लशिंग अप बता रहे हो हैं? हाँ, अगला है स्टीमिंग अप। तो स्टीमिंग अप का आपको पता है, लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है, यानी जब प्रसव होने वाला होता है उससे कुछ दिन पहले। अब ट्राइमेस्टर जैसे हम भेड़ में अगर ट्राइमेस्टर का कैलकुलेशन करें तो लास्ट के 1 से 1.5 महीना हो गया, क्योंकि भेड़ की जो गर्भावस्था 5 महीने, तो उसमें लास्ट का 1/3 समय निकाल लीजिए। गाय का हम 7वें महीने से 9वें महीने का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हंस रहे हो बच्चों? अभी मैं इसमें हंसने वाली बात कर देता हूँ। आप लोगों की जब शादी होती है, तो शादी होती है तो आप लोगों को ये फ्लशिंग अप कराया जाता है? और आपको पता है 7वें महीने में हर स्टेट में शायद ये होगी, जिसमें लड्डू बनाए जाते हैं, या फिर हाँ, पियर से कुछ खाने की चीजें आती हैं लड़की के। अच्छा, अगला प्रश्न है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। देखिए, विशेष खेती या स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में प्रमुख उद्यम से आने वाली कुल आय खेती का कितना परसेंट होनी चाहिए? 60% से अधिक, और 50% से अधिक, 70% से अधिक, और 75% से अधिक। तो देखिए, जो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होती है उसमें किसी एक फार्मिंग का बड़ा योगदान होता है, तब जाकर के उसको विशेष खेती या विशेष स्पेशलाइज्ड। तो इसमें आंसर जाएगा 50% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस में कौन सा विटामिन कम पाया जाता है? मीट में, मांस में कौन सा विटामिन कम पाया जाता है? अब आप देख के बता सकते हो, जो दूध में कम होता है वो ही मांस में कम होता है। ऑप्शन में देख लीजिए, A B C D, बताए कौन सा कम होता है मांस में? ए बी होगा, आपको पता है। हाँ, बी कॉम्प्लेक्स खूब होता ही है, डी भी होता है। तो आंसर आ जाएगा सी। देखिए, दूध में, अंडे में और मांस में, तीनों में ही कमी होती है विटामिन सी की। विटामिन सी तो भैया ताजा फलों में, खट्टे फलों में, हरी सब्जियों में, इनमें पाया जाता है विटामिन सी तो।
और बाकी एनिमल प्रोडक्ट्स में इसकी कमी होती है, आपको पता है, चाहे मछली देख लो, चाहे मीट देख लो, चाहे अंडा देख लो, चाहे मांस देख लो, सब में इसकी कमी होती है, विटामिन सी की कमी होती है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कौन से दूध में विटामिन सी ज्यादा होता है, तो आप ऊंटनी का दूध आंसर दे देना। हाँ, बहुत बढ़िया मानसी सिंह, बहुत बढ़िया। अगला है, जानवरों का उपचार कहाँ किया जाता है? अरे भगवान, ऐसा प्रश्न! जानवरों का उपचार कहाँ किया जाता है? अब देखो ऑप्शन देखो बच्चों, दवाखाना में, मतलब मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, अच्छा समझ में आएगा आपको। मेडिकल स्टोर में, वेटनरी हॉस्पिटल में, और ह्यूमन मेडिकल कॉलेज में। ह्यूमन मेडिकल कॉलेज में, अरे मेडिकल कॉलेज तो ह्यूमन की होती है, इसमें ह्यूमन लगाने का कहाँ जरूरत पड़ गई थी। और अगला जो है, आल में, बताओ कहाँ किया जाएगा? वेटनरी हॉस्पिटल में ही किया जाएगा, वेटनरी हॉस्पिटल में ही किया जाएगा जानवरों का, मेडिकल स्टोर पे भी नहीं, और आदमी की मेडिकल कॉलेज में भी नहीं। वैसे मेडिकल जो वर्ड आता है वो आदमी के लिए आता है, तो पढ़ा पेपर बनाने वाला बड़ा भोला लगता है, वो बहुत अच्छे से समझाना चाहता है आपको। हाँ भाई, मुर्गियों के सघन आवास व्यवस्था में, इंटेंसिव सिस्टम ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग, इंटेंसिव सिस्टम ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग में क्या क्या शामिल होता है? तो ये देखिए, इसमें डीप लिटर, बी ऑप्शन है केज वाला, और सी है बोथ, और डी है नन। तो देखो, एक तो ये बोथ और नन से ही खत्म कर दिया आपकी टेंशन, कि दो ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गए। यहाँ पर दोनों है, डीप लिटर और केज को दोनों को मिला करके डीप में शामिल करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा बोथ। किसी ऑप्शन में इस तरह के दो चीजें आ जाए तो आधी बर्डन तो वैसे ही कम हो गई, दोनों और कोई नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये डीप लिटर और केज दोनों को इंटेंसिव में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी में पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए? बताओ कौन सी बीमारी में पीएम नहीं करते? बताओ। देखिए बच्चों, आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, ये कई बार डिस्कस कर चुके हम, जिसमें राइगर मोर्टिस नहीं होती है। बिल्कुल एंथ्रेक्स, ये भी 2-3 दिन की वीडियो में मिल जाएगा आपको। हाँ, ऑप्शन में है एंट्राइटिस, एंट्राइटिस, एंथ्रेक्स, पैराट्यूबरकुलोसिस, और मिल्क फीवर। तो इसमें उत्तर आ जाएगा, बड़ी दूर दूर है वैसे तो, और एंथ्रेक्स वैसे याद होता ही है आपको, कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, एंथ्रेक्स में पोस्टमार्टम नहीं करते। अब देखो, हमारे राजस्थान वाले जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, ऐसे सोच रहे होंगे खास हमारे पेपर आ जाए, और एमपी वालों की तो बड़ी दुर्दशा। अगला है, घोड़ी में समागम की विधि को कहते हैं, घोड़ी में मेटिंग को क्या कहते हैं? बताओ भाई। बताओ भाई, मेटिंग को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है। अब देखो ऑप्शन में आपको बता दूं, सर्विंग, कपलिंग, और कवरिंग, और टपिंग। हाँ, तो इसमें आएगा कवरिंग। आपको पता है कपलिंग तो सुअरी में होता ही है, सर्विंग जो है गाय में, भैंस में और बकरी में होती है सर्विंग, और जो टपिंग होती है वो भेड़ में होती है। शुभम मेडा, कैलाश कुशवाहा। नेक्स्ट प्रश्न है, गाय का स्थायी दंत सूत्र पूछा है, परमानेंट डेंटल फॉर्मूला ऑफ काउ। तो आपको बताया था मैंने अभी, 32 दांत होते हैं, 00:33 आपको पता है, कैनाइन अनुपस्थित होते हैं, ऊपरी जबड़े में इंसाइजन अनुपस्थित होते हैं, और टोटल जो है दांत भी मैंने अभी बताए थे, शायद 8-10 दिन पहले की लाइव में बताया था ये।
तो 32 दांत होते हैं, इसमें मैंने मानव का भी बताया था ऐसे 21 23 बटा 21 23 इस तरह से। और इनमें दूध के दांत भी आपको बताए थे। दूध के दांतों में ये देखो ये फॉर्मूला हो जाता है। अ, अभी तो 2 स्टेट के एग्जाम बाकी है, एक तो हरियाणा और मध्य प्रदेश, दोनों बच्चे थोड़ा सा। हाँ, तो इस तरह से इसमें 20 दांत होते हैं जो टेम्परेरी। अगला, मुर्गी के आहार में लिमिटिंग एमिनो एसिड पूछा है। मुर्गी के आहार में लिमिटिंग एमिनो एसिड, मुर्गी के आहार में लिमिटिंग एमिनो एसिड। देखिए, एक तो लिमिटिंग एमिनो एसिड का मतलब कौन से एमिनो एसिड की मुर्गी को ज्यादा जरूरत होती है या सामान्यतः कमी पाई जाती है या कौन सा ज्यादा आवश्यक होता है, ये ऐसा समझ लो इसको। जो अतिरिक्त अनिवार्य है वो नहीं है, ये अतिरिक्त अनिवार्य तो होता है एक्स्ट्रा एसेंशियल, उसमें ग्लाइसिन था। लिमिटिंग का मतलब देखो, क्योंकि ऑप्शन देख लो पहले आप कर दोगे। ट्रिप्टोफैन पहला है, दूसरा आर्जिनिन, और तीसरा है ल्यूसिन, और चौथा है मिथ्योनिन। मिथ्योनिन, बिल्कुल लोकेंद्र सिंह ने तो दे दिया आंसर। इसमें तो ग्लाइसिन तो है नहीं भैया, कौन ग्लाइसिन बोल रहा है, ग्लाइसिन का तो अभी बताया एक्स्ट्रा एसेंशियल है वो, ये लिमिटिंग पूछ रहा है। तो देखिए मिथ्योनिन जो अमीनो एसिड है, ये मुर्गी के पंखों के विकास और इन सब के लिए, क्योंकि आपको पता है सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथ्योनिन कई बार बता दिया सल्फर युक्त एमिनो एसिड होते हैं, जो कि किरेटिन युक्त जो संरचनाएं होती हैं शरीर में, जैसे बाल है, ऊन है, नाखून है, खुर है, पंजे हैं, पक्षियों में पंख हैं, इन सभी के विकास के लिए सल्फर चाहिए। आपको पता है बाल जले या पंख जले या इस तरह की कोई संरचना, खुर जले, इनमें एक जैसी आवाज आती है, सॉरी स्मेल आती है सल्फर वाली, सल्फर के ऑक्साइड्स की। तो इसमें बदबू आती है जो, तो इसमें हो जाएगा मिथ्योनिन। अगला प्रश्न है, ऑब्लिगेटरी साइक्लोजूनोसिस का एग्जांपल बताएं आप। जिसने याद कर रखा है वो डायरेक्ट बताएं, ऑब्लिगेटरी अनिवार्य साइक्लोजूनोसिस। हाँ भाई, हाँ एमपी का होता तो ग्लाइसिन भी आता, सही बात है विकास डांगी। हाँ ऑब्लिगेट, अरे ये तो डायरेक्ट याद रखो, एमपी वाले बच्चों इनका तो पूरा होगा। देखो इसमें जो आंसर है वो है टीनिएसिस। टीनिएसिस, जो ऑब्लिगेटरी साइक्लोजूनोसिस होता है वो क्या होता है वो एक से अधिक वर्टिब्रेट्स, एक से ज्यादा वर्टिब्रेट्स में ये बीमारी जो है फैलती है या ये संक्रमण घूमता है। इसमें नो इनवर्टिब्रेट्स का कोई रोल नहीं होता, इनवर्टिब्रेट्स का कोई रोल नहीं होता, तो इसको बोलते हैं एओब्लिगेट। जैसे जो टीनियसिस जो होता है, यही आंसर है आपके सामने जो है, यही आंसर है। टीनियसिस जो बीमारी होती है इसमें टीनिया सोलियम और सुअर का कॉम्बिनेशन होता है, तो दोनों वर्टिब्रेट्स हैं। अगला ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं, इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकोसिस, और बोथ और नन। देखो दो ऑप्शन तो फिर गायब कर दिए इन्होंने बोथ नन करके, तो इसमें आंसर टीनियसिस हो गया। जो इकाइनोकोकोसिस है ये है नॉन ऑब्लिगेटरी, ये है नॉन ऑब्लिगेटरी, जबकि ये पूछ रहा है ऑब्लिगेटरी, तो आंसर हो गया टीनियसिस। तो ये आप भले याद रख लो या हमने आपको करवा रखा है, ये जूनोसिस वाला पीडीएफ डाला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवों का संकु, अनुभवों का संकु, कौन ऑफ एक्सपीरियंस
ये किसने प्रकल्पित किया था, ये किसने दिया था या डिवाइस किया था? तो इसमें ऑप्शन है जी.एल. रे ने। ये बताएं भाई, ये नया क्वेश्चन है बिल्कुल। स्मिथ ने और लीगन्स ने, एक्सटेंशन से है ये, और एडगल डाले या एगर डाले। बिल्कुल संदीप पाटीदार के क्या डीप तैयारी है। ये है एल्गर, हाँ एल्गर डेल। क्या बात है। तो ये आप लोग अनुभवों का शंकु याद रख लेना, कौन ऑफ एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लेमेटरी ट्रैक्ट हैविंग सिंगल ओपनिंग नोन एज। ऐसी सूजन का ऐसा तंत्र जिसमें केवल एक ओपनिंग होती है। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने यहां से एक डायग्राम बनाया था, साइनस और फिस्टुला दोनों बताया था। तो साइनस में, हाँ साइनस में जो है एक छिद्र होता है, और फिस्टुला में कितने छिद्र होते हैं बताया था, याद करो अभी 6 7 8 दिन पहले। चेतन साक्या, लोकेंद्र सिंह। हाँ तो देखिए, एक एक ही तरफ से खुला हो, एक ही तरफ से खुला हो या एक ओपनिंग हो। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो है फिस्टुला। तो फिस्टुला तो देखिए नहीं है, फिस्टुला में तो इस तरह से दो छिद्र होते हैं। साइनस, और सी वाला है घाव, और डी वाला है ट्यूमर। मानसी सिंह, मुकेश, रागिनी जैन, आकांक्षा, कुशल, चेतन, सभी बच्चे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं हम। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनिमल वेलफेयर, यानी पशुओं के कल्याण से संबंधित संस्था कौन सी है इनमें से। तो अब आप देखो कौन कौन सी है। CPCSEA, ये तो आपके छत्तीसगढ़ में, ये तो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये तो टॉपिक के रूप में था ही, ये तो अच्छे से बताया था। जो लेबोरेटरी एनिमल्स हैं उनके लिए जो क्या क्या आवश्यकताएं होती है, क्या क्या क्रुएल्टी को रोकने के लिए क्या क्या है। और आप मेनका गांधी की एक संस्था को जानते ही होंगे, मेनका गांधी जी की जो पेटा, सुना होगा आपने। हाँ, और एक है PFA, और ये है आल। तो बताओ क्रुएल्टी को रोकने के लिए कौन सी हुई है पशुओं की। स्क्रीन नहीं आ रही है जतिन अग्रल, स्क्रीन कहाँ नहीं आ रही है भाई। हाँ भाई, तो ये देखिए आ रही है स्क्रीन, तो इसमें आंसर हो गया आल। अगला प्रश्न है, टॉपिकल एंटीसेप्टिक विच इज इरिटेंट इन नेचर। टॉपिकल यानी त्वचा के ऊपर, त्वचा के ऊपर कोई भी चीज लगाई जाती है स्किन के ऊपर, उसको बोलते हैं टॉपिकल। टॉपिकल एंटीसेप्टिक विच इज इरिटेंट इन नेचर, यानी जो जलनकारी होता है। बताओ कौन सा है इनमें से जो जलनकारी होता है। पहला ऑप्शन है पोविडिन आयोडीन, और दूसरा है टिंचर आयोडीन, तीसरा है क्लोरहेक्सिडिन। ये सारे एंटीसेप्टिक है, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखिए वैसे तो सारे ही जलन करते हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो डिसाइड करेगा जो आपका व्यापम है। मुझे लगता है इसमें टिंचर आयोडीन आना चाहिए, क्योंकि टिंचर आयोडीन में थोड़ी ज्यादा जलन होगी। वैसे तो आपको पता है जलन के बिना कुछ नहीं है, जलन के बिना घाव कैसे भरेगा। जलन होगी तभी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ेगा, एरिया गर्म होगा, वहां पर ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स आएंगे, ब्लड के फ्लो के कारण उस एरिया का वुंड जल्दी भरता है। तो इसमें मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता सकता हूं। हाँ टिंचर आयोडीन मुझे लगता है, क्योंकि इसमें अल्कोहल के साथ आयोडीन है, और शायद ये ज्यादा जलन करता है पोविडिन आयोडीन, क्लोरोक्सिडिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तुलना में। अब हाँ, ये आंसर उनके ऊपर रहेगा।
अगला क्वेश्चन, इनमें से किसकी वजह से गाय के पेट में अत्यधिक दर्द? देखिए, गाय के पेट दर्द है यानी कोलिक है, ये लक्षण दिए हुए हैं, और मुंह में लार, ये दो सिम्टम्स हैं। अब आप कौन सी टॉक्सिसिटी, हाँ कौन सी टॉक्सिसिटी है जो आप पहचानिए। एक तो यूरिया टॉक्सिसिटी में ये आएगा, या साइनाइड वाली में आएगा, या आर्सेनिक टॉक्सिसिटी में आएगा, या फ्लोराइड टॉक्सिसिटी। देखिए, फ्लोराइड की तो क्रोनिक ही होती है ज्यादातर, तो फ्लोरोसिस में दांत अड्डीर ये हो जाती है। आर्सेनिक की तो सीएनएस से संबंधित होती है, आपको पता है, चूहे मारने की दवाइयाँ और इन सब में आर्सेनिक मिलाया जाता है। तो आर्सेनिक तो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम में गोल गोल घूमना, गिरना, चढ़ना, दीवार पर चढ़ने की कोशिश, पागलों जैसी हरकत करना, वो नर्वस सिम्टम तो आ ही नहीं रहे। इसके तो पेट में दर्द हो रहा है, तो ये खत्म करो यहाँ से। ये दो तो ये गया और ये गया, दो तो है ही नहीं। साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन को ले जाने वाला हीमोग्लोबिन जो है वो खराब हो जाता है। वो क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन हाइड्रोसाइनिक एसिड से जो क्रिया करके साइनोमेट हीमोग्लोबिन बना लेता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण पशु का दम घुटता है, यानी एनोक्सिक जैसी स्थिति आ जाती है। तो इसमें भी, एनोक्सिया की कंडीशन में भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह के लक्षण आएंगे। तो ये आपको यूरिया, हाँ भाई, इसमें, हाँ यूरिया पॉइजनिंग आंसर जाना चाहिए। 100% जाना चाहिए, क्या जाएगा। अगला है, हवा की वह मात्रा जो सामान्य ज्वारीय मात्रा के बाद जबरन अंदर ली जाती है, यानी अमाउंट ऑफ एयर कैन बी फोर्सफुली इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। देखिए, आप सुनिए, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जो वॉल्यूम्स हैं श्वसन के, वो मापे जाते हैं स्पाइरोमीटर, एक उपकरण होता है जिसको बोलते हैं स्पाइरोमीटर। और स्पाइरोमेट्री हमारे वेटनरी में की जाती है ज्यादातर हॉर्सेज की, की जाती है। बाकी जानवरों की स्पाइरोमेट्री की जरूरत भी नहीं पड़ती। जिन घोड़ों को रेस में दौड़ाया जाता है, उनकी लंग कैपेसिटी देखने के लिए और विभिन्न प्रकार की रेस्पिरेटरी कैपेसिटी देखने के लिए ये स्पाइरोमेट्री कराई जाती है। हम जो सामान्य रूप से सांस लेते हैं बिना किसी ताकत के, जो सांस वायु को बाहर निकालते हैं, वायु को अंदर लेते हैं, वो जो वॉल्यूम होता है वो होता है टाइडल वॉल्यूम, यानी ज्वारीय आयतन। दूसरा जो वॉल्यूम होता है वो मैं बता देता हूँ। सामान्य रूप से हमने सांस अंदर ले ली, और कितनी जोर से भर सकते हैं, कितनी एयर ले सकते हैं अंदर, को बोलते हैं IRV। तो ये प्रश्न यही कर रहा है, आंसर इसका यही है। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बाबा रामदेव वाला, ये वाला। और अब देखिए ERV क्या होता है। ERV, सामान्य रूप से सांस बाहर निकाल दी, ये निकल गई, और ज्यादा निकालने की कोशिश करो तो वो हो गया ERV। और दम लगा करके निकालने के बाद भी कुछ रह जाती है, उसको बोलते हैं RV, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसमें जो है आंसर ये आएगा। प्रश्न को वापस सुन लीजिए, हवा की वह मात्रा जो एक सामान्य ज्वारीय मात्रा के बाद जबरन अंदर ली जाती है, मीन्स द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, हाँ सुनते रहिए। अगला है, 2022 में एग की अवेलेबिलिटी पूछी है भारत में। देखिए, भारत में अंडे की उपलब्धता कौन सी साल में पूछी, 2022 में पूछी है। तो 2022 में हो गई है 95 एक्स, हाँ है ना, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष भारत में खूब सारा प्रोडक्शन। पर कैपिटा पर डे, सॉरी दिन नहीं, एक दिन में थोड़ी खा पाएगा, वर्ष, एक साल में। और जो 2021 में ये थी, ये 90 थी, यानी अंडों का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है।
हाँ भाई, एनुअल है ये, वार्षिक रूप से 95, यानी अगर मान लीजिए भारत के सारे व्यक्ति अंडा खाने लग जाएं तो उनके एक एक एग नहीं आएगा पर डे के हिसाब से। 95 है, 95 एग्स एक व्यक्ति को एक साल में मिल सकते हैं, ये अवेलेबिलिटी है। अगला प्रश्न है कच्चे अंडे में, ये भी शायद कल कल भी डिस्कस किया था ये, एविडीन के बारे में आप याद करो। एविडीन, जो बच्चे ऑनलाइन पे थे, हाँ, एविडीन के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? तो प्रश्न है रा एग्स कंटेन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर दैट प्रिवेंट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ बायोटीन। बताया था ना, हाँ, आकांक्षा ने हाँ किया लोकेंद्र ने। तो एविडिन जो है कच्चे अंडे में पाया जाता है, मैंने यहाँ तक भी बताया था एक दिन तो, कि जो दौड़ करने वाले बच्चे हैं जो फौज पुलिस की तैयारियां करते हैं वो कच्चे अंडे को दूध में मिला करके खाते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। बॉईल करने के बाद एग में ये एविडिन खत्म हो जाता है, ऐसे लोगों के बाल झड़ जाते हैं। आपको पता है ये विटामिन B7 की कमी करता है, और B7 की कमी होने से आपके बाल कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि B7 वही सल्फर वाला मामला है और सल्फर बालों से संबंधित है। अगला प्रश्न है एनामनेसिस का पूछा है इन्होंने, एनामनेसिस। एनामनेसिस क्या होता है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। एनामनेसिस, एनामनेसिस का मतलब है, ऑप्शन देखिए, हिस्ट्री टेकिंग, पहला ही उत्तर सही है, हिस्ट्री टेकिंग, है ना। पशु की बीमारी का जो इतिहास लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पशुपालक ने हमें बुलाया पशु चिकित्सा कर्मी के रूप में, या वेटनरी सर्जन, डॉक्टर, VLDA या AVFO के रूप में आपको बुलाया, आप उसका ट्रीटमेंट करने गए, आपने उससे पूछा इसने चारा कब चरा था, पानी पिया था कि नहीं पिया था, कब से बीमार है, जुगाली कब बंद की थी, ये सारी हिस्ट्री हम जा करके जानते हैं। और जो पशुपालक अच्छी हिस्ट्री दे देता है प्रॉपर रूप से, उसका ट्रीटमेंट भी अच्छा हो जाता है। तो मानसी सिंह ने बता दिया कि फर्स्ट वाला हिस्ट्री टेकिंग ही है इसमें, बाकी ऑप्शन तो बेकार है, आपको कंफ्यूजन भी नहीं करेंगे। अगला है उत्तक की हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, टिश्यू की हिस्टोपैथोलॉजी के लिए बताओ, फॉर्मेलिन के कितने % सॉल्यूशन में उसको प्रिजर्व करते हैं? प्रश्न सुन लीजिए। For histopathological examination of tissue, it should be preserved in 10% formalin, 20, 30, 40। बताओ कितना परसेंट? बिल्कुल दीपक पाटीदार और कुशल डांगी सभी बच्चों का सही है, 10% फॉर्मेलिन आएगा इसमें। अगला है फाइन वूल के रेशों का व्यास पूछा है, फाइन वूल के रेशों का व्यास पूछा है। तो देखिए, वूल की जो ग्रेडिंग की जाती है उसमें ऊन की ग्रेडिंग में से प्रश्न बना है। तो इसमें मोटे रेसे जो होते हैं वो कोर्स वूल होती है, और बारीक वाले पतले वाले रेसे जिनका व्यास कम होता है, डायमीटर, वो होते हैं, हाँ, वो होते हैं कौन से? फाइन वूल वाले। तो इसमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है 17 से 20 माइक्रोमीटर, और 10 से 15 माइक्रोमीटर, और 50 से 100 माइक्रोमीटर, और नन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 17 से 20 आंसर आएगा इसमें, इसको फाइन बोलते हैं, और इससे भी कम होती है उसको अल्ट्रा फाइन बोलते हैं। तो ये जो दिया हुआ है ना, ये सेकंड ऑप्शन, ये तो अल्ट्रा फाइन है। तो रागिनी जैन, मुकेश, सभी बच्चे देख रहे हैं। अगला पूछा है द एग्स इन इंक्यूबेटर शुड बी केप्ट आइडियली। एक इंक्यूबेटर में अंडे को किस प्रकार से रखा जाना चाहिए? अब देखो, इस प्रकार से रखा जाना चाहिए, या इस प्रकार से रखा जाना चाहिए, या इस प्रकार से रखा जाना चाहिए, या ऑल। देखिए इसने जो दिया है, चौड़ा हिस्सा ऊपर की ओर, सकड़ा हिस्सा ऊपर की ओर, क्षैतिज और उपरोक्त सभी, मैंने इसको चित्र में बता दिया आपको। चौड़ा हिस्सा ऊपर की ओर होना चाहिए। तो ये ए वाला ऑप्शन, ये बी वाला, ये सी वाला और ये डी वाला, यानी उत्तर हो जाएगा ए। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, यानी कि अगर
मान लीजिए ऐसा पेपर होता तो आपका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन कुछ छत्तीसगढ़ के जो बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं वो सोच रहे हैं मेरा ये गलत हो गया, मेरा वो गलत हो गया, अरे मेरे तो बहुत कम रह गए। हाँ मुझे पता है बेटा, ऐसा ही होता है। हम जानते हैं काफी सारे एग्जाम जो है हमने दिए भी हैं और करवाए भी हैं, है बिल्कुल। कब कई क्वेश्चन जिनके गलत हो गए, बड़ी बैड फीलिंग आ रही होगी उनको, क्या देख रहे हैं हम। अगला है टेम्परेरी इमोबिलाइजेशन बैंडेजिंग विथ स्प्लिंट्स ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन शुड इंक्लूड, मीन्स टूटी हड्डी। प्रश्न देख लीजिए, टूटी हड्डी की अस्थाई अस्थाई पट्टी या पट्टा बांधते समय इनको जरूर शामिल करना चाहिए। यानी कि जो कच्चा प्लास्टर करते हैं, हाँ, अस्थाई पट्टा बांधते हैं टूटी हड्डी का, उनमें किस किस को शामिल करें। तो देखो, प्रॉक्सिमल जॉइंट, प्रॉक्सिमल जॉइंट है, डिस्टल जॉइंट है, और पूरी लंबाई हड्डी की, पूरी लंबाई हड्डी की पूरी लंबाई, और ऑल। तो देखिए कोई भी बोन है, जैसे मान लीजिए ये कोई बोन है और ये जॉइंट है, एक जॉइंट इसका ये हो गया, एक जॉइंट ये हो गया। अब ये बात कह रहा है कि यहाँ से हड्डी टूट गई, तो बताओ जो प्लास्टर लगाओगे आप में क्या शामिल करोगे। ऑल, रोशनी सही है बिल्कुल। इस जॉइंट को और इस जॉइंट को पूरे को कवर करेंगे ताकि तब जा करके ये रुका रहे, नहीं तो ये रुका नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नर्वस सिस्टम से है भैया। गलत बात हम कहेंगे नहीं यहाँ, ये हमने करवाए नहीं ये क्वेश्चन। चौथा वेंट्रिकल यानी फोर्थ वेंट्रिकल, अगर कोई अच्छे से ध्यान करके पढ़ लेता हमारे इसमें लाइव में, तो सिलेक्शन लायक आराम से आ जाते। सिलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि 100% क्वेश्चन आपके सही हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसके जो परसेंटेज हैं वो काफ़ी, जो सोच रहे होंगे उससे भी हाँ कम जाएंगी। आप इतना ज़्यादा मत सोचना, इतना ज़्यादा परसेंटेज इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि सभी बच्चों ने गलती की है, इसलिए एक बच्चा कोई टेंशन मत करो। फोर्थ वेंट्रिकल, हाँ फोर्थ वेंट्रिकल कम्युनिकेट्स, कम्युनिकेट्स विथ सब एरेक्नोइड स्पेस। हिंदी में सुन लो, चौथा वेंट्रिकल सब एरेक्नोइड स्पेस के साथ किससे कम्युनिकेट करता है, सीएसएफ को, या किससे जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है लुसाका, लुसाका का रंध्र, और एक है मेगेंडी का रंध्र, और बोथ है, और चौथा है सिल्वियस एक्विडक्ट, तो सिल्वियस एक्विडक्ट होती है वो। तो देखो ये दोनों ही है आंसर इसमें, लुसाका और मेगेंडी दोनों ही आएगा, क्योंकि फोर्थ वेंट्रिकल जो है सब एरेक्नोइड स्पेस से दोनों छिद्रों से कम्युनिकेट होता है। ये मेगेंडी वाला है वो थोड़ा ऊपर की ओर होता है। अगला प्रश्न है हमारा टीबी के, ये देखिए ये प्रश्न तो मैंने अभी बताया है, आप याद करो। टीबी की जांच के लिए कौन सी स्टेन, स्टेन पूछिए आप वैसे ही बता दोगे, बिना ऑप्शन के ही बता दोगे आप, कौन सा स्टेन काम में लेंगे। अरे रोशनी, सेलर्स स्टेन तो रेबीज में काम में लेते हैं, कैसे बता रहे हो। हाँ संदीप को याद है, झील नीलसन। अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुए, बिल्कुल बाकी के बच्चों ने सभी ने सही बताया, झील रागिनी जैन ने भी सही बताया, झील नीलसन। तो झील नीलसन जो स्टेन है वो काम में लेते हैं। आप एक बार YouTube पे जो लाइव पड़े हैं वीडियो उनमें देख लेना, मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा सांप का जहर, विच स्नेक विनम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरोटॉक्सिसिटी।
मीन्स कौन से स्नेक का जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। तो आपको पता है, ऑप्शन का भी आप सोच लिए होंगे। न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक किसका जहर होता है? एक तो सांप है कोबरा, एक होता है इसमें ऑप्शन वाइपर, और एक है दोनों, और एक है रेटल। अब देखो, आपने सुना होगा किंग कोबरा या कोबरा सांप खाता है तो नींद आती है, तो यानी न्यूरोटॉक्सिक तो कौन सा हुआ? कोबरा। या फिर याद भी रखना जिंदगी में, ये जो वाइपर या क्रेत होता है इसका तो हिमोटॉक्सिक होता है, और हिमेटोटॉक्सिक मीन्स ये आरबीसी को तोड़ता है, वाइपर वाला जहर तो। और कोबरा वाला क्या करता है? नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है जिससे नींद आती है। हाँ भाई। तो तंत्रिका तंत्र पर कौन सा इफेक्ट करता है? अरे सभी में दोनों कैसे आएगा? आप बच्चे दोनों दोनों बता रहे हैं, क्या मुझे सिद्ध करके बताओगे क्या? वाइपर का कैसे हो जाएगा? रोशनी, ये बहुत 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 का क्या वो चल रहा है क्या मौसम? अच्छा, मौसम ही चल रहा है बहुत का। नरेंद्र वर्मा, प्रूव दिस, मिही पाटीदार। हाँ भाई। चलो ठीक है, अगला प्रश्न हम करते हैं। कृत्रिम ब्रूडर में, आर्टिफिशियल जो ब्रूडर होता है उसमें प्रथम सप्ताह में, ये देखो रटा रटा है प्रश्न है, फिक्स है, आता है ऐसे ही है। इन आर्टिफिशियल ब्रूडर टेम्परेचर एंड फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट पर चिक ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ एज शुड बी। यानी कृत्रिम ब्रूडर में प्रथम सप्ताह प्रत्येक चूजे को कितने तापमान और जगह की आवश्यकता होती है? तापमान तो सभी बच्चों ने सही बता दिया, 95 डिग्री फॉरेनहाइट। तो 95 डिग्री फॉरेनहाइट के साथ आप जगह भी बता दीजिए, 100 से 120। संदीप पाटीदार ने जगह भी बता दी, 100 से 120। क्या है आगे? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सीएम स्क्वायर। ठीक है, ये वाला यानी। हाँ, अगला जो प्रश्न है, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन पूछा है। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन बताएं भाई। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन बताएं। बिल्कुल, जेपी लीगन। वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही बताया। ये जेम्स स्टुअर्ट कौन बता रहा है भाई? किसमें पढ़ा है? अच्छा, अब संदीप पाटीदार पकड़ में आया, किसकी बुक पढ़ता है ये भी मुझे पता चल गया है। बेटा उधर जाओ। हम्म। हाँ, पता चल गया किस बुक को पढ़ता है ये। अगला तो भैया जेपी लीगन आएगा। और संदीप जी हम आपको बता देते हैं, इसके ऑप्शन में वो ये आपका स्टुअर्ट है ही नहीं। ठीक है, रोशनी ने बता दिया, फंस गया। ये स्टुअर्ट है ही नहीं ऑप्शन में, अब बताओ। लीगन ही आएगा ना। वो स्टुअर्ट हैं जो फादर ऑफ एक्सटेंशन है, विस्तार के पिताजी हैं वो, ना कि एक्सटेंशन एजुकेशन के हैं। अगला है एंट्रोगेस्ट्रोन। एंट्रोगेस्ट्रोन, एंट्रोगेस्ट्रोन जो एपिथीलियम, ड्यूडिनल एपिथीलियम से हार्मोन स्रावित होता है जिसको बोलते हैं एंट्रोगेस्ट्रोन। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा नहीं है। इसका काम पूछा है तो इसका काम मैं बता देता हूं आपको। ये स्टमक की जो क्रियाशीलता है या गतिशीलता है और स्राव दोनों को ये कम करता है। देखिए, ये जो स्टमक है, ये ड्यूडिनम है, ये यू शेप की ये ड्यूडिनम है, इसकी एपिथेलियम से एंट्रोगेस्ट्रोन निकलता है। ये एंट्रोगेस्ट्रोन क्या करता है? ये ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है इसको, हाँ, इसको रोकता है, यानी यहां से ज्यादा मटेरियल यहाँ नहीं आए। और इसकी जो है क्रियाशीलता और इसके संकुचन दोनों को बढ़ाता है। ठीक है, और काइम को आने को थोड़ा रोकता है, तो ये एंट्रोगेस्ट्रोन का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्सटेंशन एजुकेशन किस प्रकार की एजुकेशन है? एक्सटेंशन एजुकेशन किस प्रकार की शिक्षा है?
ऑप्शन में है अनौपचारिक, और दूसरा ऑप्शन में है आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, और तीसरा है बोथ। तो आप समझ गए होंगे, अनौपचारिक के साथ साथ आउट ऑफ स्कूल भी है, तो यानी बोथ उत्तर आ जाएगा। सिंपल पेपर है। आउट ऑफ स्कूल भी है। रागिनी जैन गलत कर आए आप इसको, मान लो मेरी बात आपका गलत हो गया है। अरे एक्सटेंशन एजुकेशन आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है। हाँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध दोहने की सबसे अच्छी विधि, दूध दूहने मिल्किंग की कल ही बताई थी, आप याद करो। क्या मैंने ये कल बताई नहीं थी क्या आपको, मिल्किंग मेथड? हाँ हाँ, फुल हैंड सही है। फुल हैंड सभी को पता है, इसी को फिस्टिंग। और प्रश्न मैंने इस तरह से पूछा था आप से कि जो फुल हैंड मिल्किंग है उसको क्या कहते हैं, ये पूछा था मैंने, फिस्टिंग कहते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ में, सीजी में, छत्तीसगढ़ में डेयरी एनिमल्स के लिए सूखे चारे। मिहिप पाटीदार एग्जामिनर से सेटिंग नहीं है ना। और यहाँ राजस्थान में भी यही बात होती है। देखिए आपको मैं बता दूं, पिछली बार ये अभी एलएससी की भर्ती हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था फादर ऑफ फार्माकोलॉजी इन इंडिया, और सिर्फ अपनी बुक में ही था ये क्वेश्चन। इसके अलावा कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन है। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, अरे फार्माकोलॉजी का फादर तो कोई पूछता ही नहीं है, इंडियन फार्माकोलॉजी का पूछ लिया, और वो अपनी बुक में मौजूद था, रामनाथ चोपड़ा जी। उसके बाद काफी कंट्रोवर्सी हुई, लोगों ने ये भी कहा है यहाँ पर, वो सब आप समझिए क्या कहा होगा, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये मानसी सिंह ने बोला है, एक्सपीरियंस बोलता है। ऐसा कोई बोल के तो बता दो, कोई 9वीं 10वीं को जिस हिसाब से हम बोल रहे हैं उस हिसाब से कोई 9th 10th को नहीं पढ़ा सकता। हम जो वेटनरी में जो बातें आपको बताते हैं, जिस स्पीड से, जिस हिसाब से, जिस कॉन्फिडेंस से आपको बताते हैं, उससे आपको लग गया होगा है क्या मामला। तो मुंह से कभी नहीं बोलना चाहिए खुद को। हाँ, छत्तीसगढ़ में चारा दुधारू पशुओं के लिए, दुधारू पशुओं के लिए किसका स्रोत पूछा है, सूखे चारे का स्रोत पूछा है। सूखा चारा काई का खिलाते हैं भाई छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा? तो आपको पता है छत्तीसगढ़ में ज्यादा, एक तो गेहूं स्ट्रा यानी व्हीट स्ट्रा, गेहूं का भूसा, व्हीट स्ट्रा। दूसरा ऑप्शन है राइस स्ट्रा, और तीसरा ऑप्शन है घास, और चौथा ऑप्शन है मक्के का चारा। बताएं भाई छत्तीसगढ़ में दुधारू पशुओं को सूखे चारे के रूप में सबसे ज्यादा क्या खिलाते हैं? तो मेरे अनुभव से चावल ज्यादा होता है छत्तीसगढ़ में, चावल ज्यादा होता है, और चावल का जो स्ट्रा होता है वो ज्यादा खिलाते हैं। मानसी सिंह बता रहे व्हीट स्ट्रा नहीं, मुझे तो राइस का है। ठीक है, बाकी आप लोगों को ज्यादा पता होगा। बिल्कुल आंसर राइस स्ट्रा ही जान जाएगा जहां तक है। अगला प्रश्न है, कोई हार्मोन है जो डीसीटी पर काम करता है? देखिए एक हार्मोन है जो डीसीटी, आपको पता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, कई बार आपको हम बता चुके। ये ये आप जानते होंगे, और अच्छे से समझा देंगे आपको सारी चीजें। ये समझ लो ये डीसीटी है, ये आगे, ये हेनले का लूप, हेनले के लूप के आगे जो है ये डीसीटी। ये आपको पता है, ये बोमन्स कैप्सूल है, ये अफ्रेंट, ये इफ्रेंट, ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये पूरा मिला करके मेलपीगियन कॉर्पसल्स हो गया, ये पीसीटी, ये हेनले लूप, और ये डीसीटी। डीसीटी पर एक हार्मोन काम करता है जिसको बोलते हैं एडीएच, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि मूत्र के गाढ़ेपन और पतलेपन से संबंधित है। जब एडीएच ज्यादा होता है, मूत्र का उत्सर्जन कम होता है, मूत्र गाढ़ा हो जाता है, एडीएच कम होता है, मूत्र पतला हो जाता है। रेगिस्तानी जंतुओं में हेनले का लूप बड़ा होता है,
एडीएच, रेगिस्तानी जंतु में एडीएच का सीक्रेशन ज्यादा होता है, जिससे उनमें मूत्र गाढ़ा होता है। अब यहाँ पर तो सिर्फ प्रश्न इतना सा ही पूछा है, हार्मोन रेगुलेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ducts aided by osmoreceptors located in anterior hypothalamic region of the brain। अब ऑप्शन सुन लीजिए, आप खुद गलत नहीं करोगे कभी भी। एक तो ऑप्शन है एडीएच, एक है इंसुलिन, कोई मतलब ही नहीं है इंसुलिन का दूर दूर तक, एक है ऑक्सीटोसिन और एक है एड्रिनलिन। तो आप खुद एडीएच कर सकते हो बिना टेंशन के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, हाँ भाई, साइलेज बनाने के लिए कौन सा सबसे बढ़िया चारा कौन सा है साइलेज के लिए, बताओ। बेस्ट जो फसल है सबसे अच्छी साइलेज के लिए, आप वैसे ही बता दो। बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज मेज, शुभम पाटीदार ने सबसे पहले बता दिया मेज, बिल्कुल। मेज के अलावा यहाँ पर ऑप्शन है, एक तो बरसीम है, ल्यूसर्न है, मक्का है, लोबिया है। देखिए मक्का ही उत्तर जाएगा। एमपी वाले सुन लो, ये क्वेश्चन आपके ऐसे आ सकता है, एक तो ऑप्शन में मक्का नहीं दिया, सीधा दे दिया आपको साइलेज बनाने के लिए बाजरा दे दिया आपको, आपको दे दी ज्वार, और आपको दे दिया गेहूं, और आपको दे दिया, पूरी गेहूं की जगह हम ले लेते हैं चंवला, मीन्स काउपी, और चौथा ऑप्शन नन। अब बताइए आप, एमपी वाले बच्चे बताइए, चारों में से सबसे अच्छा कौन सा है। बिल्कुल सही है, कुशल डांगी ने ज्वार बताया। तो देखिए, अगर ऑप्शन में मक्का नहीं है तो आपको ज्वार को सिलेक्ट करना है, और यहाँ तो चूंकि छत्तीसगढ़ ये एग्जाम में पहली पहली बार हुई है तो आपको ज्वार दे दिया। अगला प्रश्न है, लड़ाकू नस्ल का मुर्गा कौन सा है। कौन से मुर्गे को लड़ाकू कहते हैं, सॉरी, नस्ल मैं आपको बता देता हूँ। बताएं भाई, आप खुद ही बता दीजिए, इंडियन गेम बर्ड किसको कहते हैं। इंडियन गेम बर्ड, बिल्कुल, असील को बोलते हैं। लखनऊ का मुर्गा भी कहते हैं इसको, कई बता रखा है आपको, निहाल गोठारे, और इंडियन गेम बर्ड कहते हैं। और इसमें इस पर जो है बहुत अच्छा विकसित होता है, आपको पता है। जो कौन से जॉइंट, कौन सी हड्डी पर पाया जाता है, टीबीओ, हाँ, सॉरी, टार्सो मेटाटार्सल पर, टार्सो मेटाटार्सल पर हड्डी का एक ऐसा शंकुनुमा प्रवर्त पाया जाता है जिसको स्पर कहते हैं, जो असील मुर्गे में ज्यादा डेवलप होता है। अगला प्रश्न है, ब्रॉयलर मुर्गी का ड्रेसिंग परसेंटेज पूछा है। ब्रॉयलर का ड्रेसिंग परसेंटेज पूछा है, ड्रेसिंग परसेंटेज बताओ भाई। ऑप्शन सुन लीजिए, देख लीजिए, 40 से 50%, 68 से 70%, और 80 से 90%, और 50 से 60%। तो बच्चे पहले से ही जवाब सही दे रहे हैं। ये वाला उत्तर हो जाएगा 68। हाँ, शुभम पाटीदार, आकांक्षा, दीपक, नरेंद्र वर्मा, पवन, सीएस, नीनामा, जतिन, मुकेश, वर्षा रावत, और सिंह, चेतन साक्या, बहुत अच्छी बात है। अब अगला प्रश्न तो बिल्कुल शर्मनाक आ गया कि बताओ गाय की गर्भावस्था बताओ। गाय की गर्भावस्था 280 से 285 दिन। ये भी कोई गलत करने का है क्या। 9 महीने 9 दिन आपको पता होगा। अगला प्रश्न, हाँ भाई, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल्स टू डिटरमाइन द काज ऑफ डेथ कॉल्ड। ये भी मैंने शायद 8-10 दिन पहले ये बताया था, ऑटोप्सी के बारे में बताया था। ऑटोप्सी यानी आदमी, मृत्यु के बाद आदमी की डेड बॉडी का परीक्षण ऑटोप्सी कहलाता है। और ये भी बताया था, आदमी के जो मृत शरीर होता है उसको बोलते हैं कैडेवर। कैडेवर तो आदमी के डेड बॉडी को बोलते हैं,
और जानवर के डेड बॉडी को बोलते हैं कारकस। और आदमी की डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम है वो क्या कहलाता है? ऑटोप्सी। और कारकस का पोस्टमार्टम यानी मृत शरीर, पशु के मृत शरीर का जो कहलाता है वो होता है नेक्रोप्सी। बस तो यही क्वेश्चन है, इसने ये पूछा है कि मृत्यु का कारण निर्धारित करने के लिए जानवरों का पोस्टमार्टम परीक्षण क्या कहलाता है, तो इसमें ये नेक्रोप्सी ही आएगा। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड आ गया है। हाँ, दूध के लिए एसपीसी, दूध के लिए एसपीसी यानी जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। अब इसमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है इन्होंने, औसत एवरेज नंबर ऑफ कॉलोनी, ये वाला नहीं पूछा, आप समझ रहे हो जो एवरेज नंबर ऑफ कॉलोनी एन इंटू डाइल्यूशन फैक्टर, इंटू डाइल्यूशन फैक्टर अपॉन दूध की मात्रा, दूध की ली हुई मात्रा की मात्रा। अब यहां पर इन्होंने ये एन, एन जो है यानी नंबर ऑफ कॉलोनी पर एमएल पूछा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो एक तो 28 है, ये 250 है, एक 340 है, एक 450 है। वैसे ये वाली जो रेंज होती है वो 30 से 300 तक होती है, ये एन की जो रेंज होती है। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर जो है जाना चाहिए 30 से 300 के बीच में, एक ही संख्या आ रही है 250। और आप लोग भी शायद 250 ही बता रहे हो। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन अभी इसको अब मैं कंफर्म नहीं बता सकता, कंफर्म कह नहीं सकता, होगा कितना ही कंफर्म, लेकिन किसी भी चीज को। हाँ, अगला प्रश्न है, शहद की छत्ते जैसी संरचना। अरे भाई, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर किसकी होती है? कई बार आपको बताया हुआ है और आप जानते हो भी। हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना आ, पशुओं के आमाशय के कौन से भाग की होती है? आपको पता है रेटिकुलम की होती है, रेटिकुलम की होती है। सभी ने बता दिया, चेतन साक्या भी बता रहा है, जतिन, राजू, सभी लोग बता रहे हैं। अच्छी बात है भाई। हाँ, लैंगरहैंस के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? बताएं भाई, आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही बता सकते हो। ऑप्शन में है फेफड़ा, लीवर, पेनक्रियाज और अंडाशय। पेनक्रियाज में होंगे। देखिए, अग्नाशय या पेनक्रियाज है, इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। इसके 99% भाग एक्सोक्राइन होता है, 1% भाग एंडोक्राइन होता है, 99% भाग पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, 1% भाग जो है वो एंडोक्राइन होता है, जो कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के रूप में होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा वाली से ग्लूकागोन, बीटा वाली से इंसुलिन और डेल्टा वाली से सोमाटोस्टेनिन स्रावित होता है। ये कई बार आपको, ये हो गया, हटाओ। अगला है, अच्छा, शायद शायद पेपर हो चुका है, और कौन सा रह गया? सेवेंटी 75 है भैया क्वेश्चन तो, लगभग। हाँ भाई, ये क्वेश्चंस हो चुके हैं। और कोई पेपर, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप बता सकते हैं भाई, मैंने क्या पेपर्स को। हाँ, अच्छा, बताएं कोई क्वेश्चन रहा हो तो।